क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और इस बार मैं ऋषि आप सभी के लिए एक्सेल की सीरीज़ का क्लास 22 लेकर आया हूं। और आज की इस क्लास में जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वे सारे टॉपिक्स ये रहे। आज की इस क्लास में हम कुछ नए फॉर्मूले देखेंगे। साथ ही साथ हम इस सीरीज़ के बस ये 2 फॉर्मूले रह रहे हैं, उन्हें हमें देखना है। इससे पहले हम इस सीरीज़ के काफ़ी सारे फॉर्मूले देख चुके हैं। इज लॉजिकल, इज, व्हाट इज इवन, इस तरह के काफ़ी सारे फॉर्मूले देख चुके हैं। तो उन्हीं के और 2 ये फॉर्मूले हैं। साथ ही साथ मोड और मीडियन फॉर्मूला हमें देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मोड MOD और मोड MODE वाला मोड इन 2 फॉर्मूलों को सबसे पहले हमें समझना है। देखिए नॉर्मली एक ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बीच में भी आप लोगों ने मुझे कभी कभी यूज़ करते हुए देखा होगा। ये फॉर्मूला होता है मॉड का, और इसे हम किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी डिवाइड के ऑपरेशन में मॉड्यूलस निकालने के लिए यूज़ करते हैं हम इस फॉर्मूले को। नॉर्मली ये क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई नंबर है और उस नंबर को कुछ ऐसे से डिवाइड करते हैं जिससे वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे कि 110 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 11 बार में पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। पर अगर मान लीजिए ये 115 है तो यहाँ पर मुझे 11.5 दिखाता है, यानी कि 11 बार तो पूरा डिवाइड हो जाएगा और फिर जो बाकी बचेगा उसके लिए पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो मोड फंक्शन, इसी तरीके से मोड फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 12 है और इस तरफ मेरे पास 100 है। जब मैं नॉर्मल डिवाइड करता हूँ तो आता है 1.12, यानी कि एक बार पूरा डिवाइड हो गया, 100 का 100 कट गया, फिर 12 बचा, उसके लिए पॉइंट लेना पड़ा। तो मोड फॉर्मूला क्या करता है, MOD ये वाला जो फॉर्मूला है, इसमें ये है कि अगर मैंने कहा 12 को 100 से काटना है तो ये इतना ही देखता है कि पूरा कटने पर क्या आता है, जो बच गया वो ये मुझे निकाल कर दे देगा। जैसे कि मैंने इसमें लगाया मोड, और ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, इक्वल्स टू MOD मोड, और इसके अंदर सबसे पहले पूछता है नंबर। तो मैंने नंबर बताया वो है 112 यानी 112, और डिवीज़र है 100। तो 100 से काटने पर वो पाएगा कि जो 112 है अगर 100 से मैं काटूं तो पूरा नहीं कटता है, 111 भी नहीं कटता, 110 भी नहीं, वो पीछे की तरफ आना शुरू करता है और उसे मिलता है 100। 100 जो है 100 से पूरा कट जाता है तो बचे क्या, 12। तो वो ये मुझे यही दिखा देता है कि किसी भी ऑपरेशन को जब हम डिवाइड का ऑपरेशन लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 12, और इसने मुझे यहाँ पर 12 निकाल कर दिखा दिया। मोड फॉर्मूला कुछ इस तरीके से काम करता है। अगला है मोड ही है पर इसमें डी के बाद ई लगेगा। ये फॉर्मूला आमतौर पर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता करना हो कि भाई ये हमारे पास कुछ नंबर्स है और इन नंबरों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें आपको ये सारे नंबर सेलेक्ट करने हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये मुझे 20 बताता है, यानी कि देखें तो इस डेटा के अंदर 20 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर हुआ, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और 50 होता, फिर 60, तो ये नल एरर हो जाता, यानी ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिली जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो, सारे के सारे इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर 20 डालता हूँ तो ये 20 दिखा देगा, और अगर मैं यहाँ पे 60 डालता हूँ तो यहाँ पर 20 ही दिखाएगा, क्योंकि यहाँ उसे 10 मिला, फिर 20 मिला, फिर 60 मिला, फिर 40, फिर 20 मिला, तो यहाँ पर 20 इसे 2 बार ही मिल गया, तो पहले जो चीज़ मिलेगी वही ये मुझे दिखाएगा, और पहले इसे मिल रही है 20, तो उसने मुझे यही यहाँ पर दिखाया है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी रेंज में से सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली वैल्यू का पता लगाना हो। अगला है, मैं आपको यहाँ पर मीडियन फार्मूला भी करा ही देता हूँ। देखिए मीडियन फार्मूला क्या होता है, इसके लिए यहाँ पर नीचे की तरफ एक एग्जांपल है। यहाँ पर 10 से लेकर 20, 50, 60, 70 इस तरह के नंबर पड़े हुए हैं। मीडियन फार्मूला क्या करता है, एक एरे है जिसके अंदर अलग अलग नंबर है, कुल मिलाकर इसमें 7 नंबर है। तो मीडियन फार्मूला मुझे वो नंबर रिटर्न करेगा
जिस नंबर से नीचे आधी वैल्यू है और नीचे आधी वैल्यू होने के बाद ऊपर आधी वैल्यू है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसमें वो वैल्यू जिसमें आधी इससे नीचे है और आधी इससे ऊपर है वो है 40। 40 नंबर जो है यानी 40 जो वैल्यू है उससे 3 वैल्यू इससे नीचे है और 3 वैल्यू इससे ऊपर है। तो यही मुझे मीडियन फॉर्मूला पता लगाकर बताता है। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला टाइप करना है और ब्रैकेट ओपन करेंगे, आपको ये नंबर सारे सिलेक्ट कर लेने हैं और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर ये मुझे 40 निकाल कर दिखा रहा है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर 70 ना हो तो ये मुझे 35 निकाल कर दिखाएगा, क्योंकि अब इसमें टोटल वैल्यू हुई 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 35 हालांकि इस रेंज में नहीं है, पर 35 वो वैल्यू है जिसमें 3 वैल्यू इससे ऊपर हो गई और 3 वैल्यू इससे नीचे हो गई। ये क्या करता है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 6, 6 में इसने क्या किया, डिवाइड किया, तो पाता है 6 को अगर हम आपस में डिवाइड कर दे तो 6 को डिवाइड करने पे बीच में कुछ भी नहीं आता है। उसने 2 से डिवाइड कर दिया सीधे सीधे तो मिलता है 3। तो असल में वो क्या करता है, इन 2 एलिमेंट को पकड़ लेता है, इन दोनों एलिमेंट्स को जोड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दूं, ये दोनों बीच के एलिमेंट है तो आता है 70, और फिर 70 को क्या करता है, डिवाइड कर देता है 2 से तो आया 35। तो मतलब यही है कि जो आपका 35 है इससे ऊपर 3 एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये भी इससे ऊपर ही है और बाकी के भी इससे ऊपर होंगे, और ये भी इससे नीचे होंगे क्योंकि लास्ट जो हमने उठाया था वो था 30, तो बाकी के भी इससे नीचे ही होंगे। असल में पूरी रेंज में ये मुझे यही पता लगा के बताता है कि भाई तीसरे, अगर 6 एलिमेंट है तो तीसरे और चौथे का कौन सा वैल्यू है, अगर 8 एलिमेंट है तो चौथे और 5 की कौन सी वैल्यू है, उन दोनों को जोड़कर डिवाइड करके और फिर जो चीज आती है वही इसका मीडियन होता है। अगर मैं यहाँ पे 70 डालता हूँ तो फिर तो इस काम को करना आसान हो जाता है, पर अगर मैं यहाँ पे 80 डालता हूँ तो देखिए मुझे क्या करता है, 80 में भी मुझे ये 40 ही दे रहा है, क्योंकि 3 वैल्यू इससे नीचे है और 3 वैल्यू इससे ऊपर है। अब अगर मान लीजिए 80 यहाँ पर हो और 40 यहाँ पर हो तो क्या करेगा, तो भी 40 ही देगा। एक ये और ये इससे बड़े हैं और ये इससे छोटे हैं, 40 से छोटे हैं। इस वजह से कैसे भी करके पूरी रेंज में वो वाली वैल्यू जिसमें 3 मतलब 3 क्या, आधी उससे छोटी और आधी उससे बड़ी हो, वही हमारा मीडियन होता है। अगला है, यहाँ ये 3 तरह के फॉर्मूले हैं जो नॉर्मली कॉमर्स या बीबीए एमबीए करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये फॉर्मूले आमतौर पर यूज करते हैं। इन फॉर्मूलों को हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसे आमतौर पर हम हिंदी में मूल्यह्रास कहते हैं। यानी कि समय के साथ किसी भी चीज की, जैसे यहाँ पर ये कार है, तो किसी भी चीज को इस्तेमाल करते रहने से उसकी कीमत में गिरावट आती है। अब जैसे कि मान लीजिए आप कोई मोबाइल फोन लेते हैं और उसे आप 20,000 रुपए में खरीदते हैं। 20,000 रुपए में लिया गया मोबाइल फोन 1 महीने बाद शायद 20,000 रुपए का ना बिके, और 2 महीने बाद शायद उससे भी कम में बिके, और 5 महीने बाद हो सके तो उससे भी कम में बिके। यही चीज होता है मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन। समय के साथ किसी भी तरह की सामान पर, किसी भी तरह की संपत्ति पर जो उसकी कीमत में कमी आती है उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। और हर तरह का मूल्यह्रास को कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका होता है। नॉर्मली इसे हम 3 तरीकों में जानते हैं। पहला होता है फिक्स डिसलाइनिंग मेथड, दूसरा होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और तीसरा होता है रिटर्न डाउन मेथड। ये 3 अलग अलग तरीके होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के, जिसमें से सबसे आसान होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में आमतौर पर कुछ इस तरीके का काम होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक कार 5,000 रुपए की लाया। ये खिलौने वाली कार है इसलिए 5,000 रुपए में मिल रही है, वैसे बड़ी वाली कार नहीं है जिसमें हम घूमते हैं। तो ये कार मैं 5,000 रुपए की लाया और मान लीजिए इसे मैंने 5 साल तक चलाया। 5 साल तक चलाने के बाद ये कार 500 रुपए की बिकी है, जिसे मैं इसका सैवेज कह रहा हूँ। सैवेज वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एक प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जब आप उसे बेचते हैं तो वो वैल्यू आपको मिलती है। मार्केट में जो वैल्यू होती है वो वैल्यू सैवेज वैल्यू होती है। तो 5,000 की इस चीज को 5 साल चलाने के बाद इसकी वैल्यू हो गई 500 रुपए की। तो मैं कहता हूँ कि भाई टोटल मुझे 4500 का नुकसान हुआ है, 4500 रुपए का डेप्रिसिएशन हुआ है 5 सालों में।
तो हर साल कितना हुआ, तो हम क्या करते हैं भाई, ऐसा है 4500 है, 5 साल है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, आया 900। यही होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी सिंपली हमें अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो तो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड ऑफ डेप्रिसिएशन निकलता है स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू कैलकुलेट किया जाने वाला डेप्रिसिएशन। देखिए ये फॉर्मूला कैसे लगता है। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कराना है तो इसके लिए आपको SLN टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टाइप करना है कॉस्ट, कॉस्ट यानी कि जितना आपने खर्च किया था, कॉमा, फिर आपको लगाना है सेवेज, सेवेज यानी जितना अब आपको मिल रहा है, फिर आपको बताना है लाइफ यानी जितने समय के लिए आपने इसे चलाया। तो 5 साल के लिए ये सिस्टम है, ब्रैकेट बंद किया मैंने, एंटर कर दिया, और अब आप इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दीजिए। उससे पहले आप इन सब चीज़ों को फिक्स कर लेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें हर बार वैसी की वैसी ही रहेंगी, और एंटर करिए। अब आप चाहे तो इसे नीचे ड्रैग कर सकते हैं, ये आपको आपके हर टाइम का हिसाब किताब दे देगी। हिसाब किताब क्या है, 4500 का डेप्रिसिएशन था, 5 साल थे, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, 900 5 साल के लिए गए, इक्वल टू 4500 ही आएगा। आप चाहे तो इसको जोड़कर देख सकते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन तो 4500 का ही गया है 5 सालों में। तरीके अलग अलग है कैलकुलेट करने के। अगर आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वो ये तरीका होगा, एक होता है फिक्स डिसलाइनिंग मेथड और एक होता है रिटर्न डाउन मेथड। ये थोड़ा चेंज है, एक सेकंड, इसको मैंने कर दिया यहाँ और इसको कर दिया मैंने यहाँ, और इसको कर दिया मैंने यहाँ। देखिए अब दूसरे जो 2 तरीके हैं उसमें अलग अलग थ्योरी है, हालांकि तरीका दोनों में सेम है। तरीका दोनों में ये है, 2 बातें कॉमन ये है दोनों तरीकों में कि डेप्रिसिएशन किसी भी टाइम का सेम नहीं होगा, यानी डेप्रिसिएशन अलग अलग होगा हर टाइम का। साथ ही साथ दूसरी जो कॉमन फैक्टर है वो ये कि डेप्रिसिएशन हर बार कम हो रहा होगा, यानी पिछली बार जो लगा उससे थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, इस तरीके से लेकर चलेगा। जिसमें जो रिटर्न डाउन मेथड है उसमें क्या होता है, आपका जो सामान है, अगर मैं पहले साल की बात करूं तो वो 5000 रुपये में आप लाए थे, और पहले साल क्योंकि नई चीज होती है तो उसके ऊपर आमतौर पर ज्यादा डेप्रिसिएशन होता है। फिर चीज थोड़ी और पुरानी हो जाती है तो थोड़ा कम डेप्रिसिएट होता है, फिर थोड़ी और पुरानी हो जाती है तो थोड़ा कम डेप्रिशिएट होता है, और थोड़ा कम और थोड़ा कम। समय के साथ साथ चीज की वैल्यू भी जो है कम होती जाती है, और चीज जितनी पुरानी होती जा रही है उसके डेप्रिशिएट होने की जो रेशियो होती है उसमें कमी आती रहती है। तो ये चीज हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, जिसे हम डीबी के नाम से जानते हैं। ये फॉर्मूला आप लगाते हैं डीबी से, और इसके अंदर आपको बताना है कॉस्ट, जिसे मैंने फिक्स कर दिया, कॉमा लगा दिया, सेवेज इसे भी फिक्स कर दिया, कॉमा लगा दिया, लाइफ 5 साल है, फिक्स कर दिया, कॉमा लगा दिया, और अब आपको बताना है पीरियड, अभी कौन सा पीरियड है, तो मैंने बोला अभी पहला साल है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और इसमें आपको फिक्स नहीं करना है, एंटर करेंगे तो बता देगा कि अगर आप 5000 का सामान लाए थे, 500 रुपए एंड में बचे हैं, 5 साल की बात है, तो पहले साल में आपका लगभग इतने का डेप्रिसिएशन हुआ होगा। ये मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रहा है 1845 रुपए का। इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ से पकड़ के नीचे ड्रैग कर दूं तो ये मुझे बाकी टाइम का भी बता देगा कि दूसरे साल में, क्योंकि आपकी चीज अब यहाँ पर आपकी जो चीज है इतना डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो आपकी चीज है वो इतनी बच गई, इसमें जो वैल्यू कीमत आ गई वो इसकी इतनी है। तो अब इसलिए अगर कीमत में कमी आई है तो कीमत में कमी आने की वजह से थोड़ा डेप्रिसिएशन में भी कमी आएगी। हालांकि एक चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये कि इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, मतलब इन दोनों में जो फर्क होगा वो इन दोनों में नहीं होगा, इन दोनों में जो फर्क होगा वो इन दोनों में नहीं होगा। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ 1800 है और यहाँ 1100 है, लगभग 600 का फर्क। यहाँ 1100 है और यहाँ 700 है, लगभग आप मान के चलिए 500 का फर्क है। यहाँ 400 है, 700 है, लगभग 300 का फर्क है।
और यहाँ पर 200 का फर्क है इन दोनों के बीच में। ये फर्क जो है फिक्स नहीं होता है, बल्कि ये कुछ परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाता है, एक एवरेज परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाता है, तो उस हिसाब से इनमें कमी आती रहती है। अब दूसरे टाइम में जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 1164 का, और फिर जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस क्या होगा, तो भाई जो इस बार का बैलेंस था उसमें से आप घटा देंगे ये वाला, एंटर करिए, तो अब इतना ही पैसा बचा। उसके ऊपर चौथे टाइम में डेप्रिसिएशन होगा, तीसरे टाइम का डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा, इस वाले में से आप घटा दोगे ये वाला, फिर ये हुआ, फिर आप क्या करेंगे इस वाले में से घटा दोगे ये वाला, और फिर आप क्या करेंगे तो इस वाले में से घटा देंगे आप ये वाला। तो देखिए 500 का ही एंड में आपका सामान बचा, जो कि हमारा सेवेज है। और डेप्रिसिएशन टोटल कितना लगा तो आप यहाँ पर सम कर लीजिए भले ही, तो 4500 का ही डेप्रिसिएशन लगा है, बस तरीका चेंज हो गया। ये तो होता है रिटर्न डाउन मेथड, जिसमें हर बार डेप्रिसिएशन की जो दर होती है घटती हुई होती है और रेशियो भी घटता हुआ होता है, यानी कि डेप्रिसिएशन तो हर बार कम लगेगा, ये बात तो तय है, पर इन दोनों के बीच का फर्क भी कम होता रहता है। यही चीज इस तरफ नहीं होती, हालांकि इसमें डेप्रिसिएशन तो कम होगा, पर इन दोनों के बीच का जो रेशियो है, दो अलग अलग डेप्रिसिएशन के बीच का जो रेशियो है, वो गिरने की दर का आपको मालूम होता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है इक्वल टू SYD से। तरीका वही है, कॉस्ट आपकी 5000 है, फिर आपका सेवेज 500, लाइफ 5 साल और पीरियड पहला। इसमें आपको फिक्स क्या क्या करना है, तो फिक्स आपको करना है कॉस्ट, सेवेज, लाइफ और पीरियड को तो भी आप छोड़ दीजिए, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। तो ये बताता है कि पहली बार यानी पहले महीने में आपका 1500 का डेप्रिसिएट हुआ, उसके बाद 1200 का, 900 का, 600 का, 300 का। अगर आप देखें तो हर डेप्रिसिएशन के बीच में 300 का फर्क है, यानी कि यहाँ पर आपका जो 5000 था उसमें से पहले 1500 गया, इतना बचा, फिर जो ये था उसमें से आपका 1200 गया, इतना बचा, फिर जो ये था उसमें से आपका ये गया, इतना बचा, फिर जो आपका ये था उसमें से 600 गया, इतना बचा, और फिर जो आपका ये था उसमें से 300 गया, तो आपका 500 बचा। आप चाहें तो इसका टोटल यहाँ पर कर सकते हैं, इन सब का टोटल भी 4500 ही आएगा, एंटर करिए, दिखा देगा ये आपको, सेवेज आपकी 500 दिखा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ तरीके होते हैं डेप्रिसिएशन को निकालने के, रिटर्न डाउन मेथड, स्ट्रेट लाइन और फिक्स डिस्लाइनिंग मेथड। और इसमें जो चीज है वो ये कि इसमें आपको डीबी लगाना पड़ता है, डीबी इसका सिंटेक्स हुआ, SLN इसका सिंटेक्स है, और इसका SYD इसका सिंटेक्स होता है फिक्स डिस्लाइनिंग मेथड का। डेप्रिसिएशन से आगे बढ़कर अब जो हमें दो और टॉपिक्स देखने हैं वो है इज एरर फॉर्मूला और इज ERR फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें पता लगाना हो कि क्या किसी सेल में एरर है या नहीं। इसका पता लगाने के लिए हम इज एरर और इज ERR फॉर्मूला का यूज करते हैं। एरर किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। आप इसके लिए मेरा क्लास 5th का ट्यूटोरियल देख सकते हैं, उसके अंदर सभी तरह के एरर्स के बारे में बताया है। और इज एरर फॉर्मूला या इज ERR फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमें मालूम करना हो कि असल में कोई चीज एरर है भी या नहीं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर मैंने एक डिवाइड का फॉर्मूला लगा रखा है। मैं कहता हूँ 10 को डिवाइड करना है 0 से, तो ये कर नहीं पाएगा और ये एक रेफरेंस वैल्यू एरर हो जाता है। तो यहाँ मैंने लगाया फॉर्मूला इज एरर, और इस एरर में मैंने रेफरेंस दिया इस वाले सेल का, एंटर करेंगे, यहाँ पर इसने मुझे एक एरर दे दिया और मैं लगाता हूँ इज ERR का, और इसके अंदर भी इज ERR और इसके अंदर भी मैंने यही रेफरेंस दिया, एंटर करेंगे तो ये मुझे बताता है ट्रू। ये फर्क है इन दोनों के अंदर। जो इज एरर फॉर्मूला है वो मुझे मना कर देता है कि नहीं ये कोई एरर नहीं है, या मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि असल में ये एक एरर नहीं है।
जो इस ERR फॉर्मूला होता है ये देखता है कि रिजल्ट क्या आ रहा है और उसके हिसाब से बताता है कि एरर है या नहीं। और जो इस एरर वाला फॉर्मूला है ये फंक्शन देखता है कि चलाने पर ऑपरेशन हो रहा है या नहीं, और होने पर अगर एरर आता है तो ये एरर देता है, नहीं तो नहीं देता। अब जैसे कि मान लीजिए मैं अगर गौर करूं तो जो ERR वाला फॉर्मूला है ना वो यहाँ पर देख रहा है #div/0 और इतने में ही वो समझ गया कि हाँ भाई ये एक एरर है। पर ये वाला ऐसा नहीं कर रहा, ये वाला देख रहा है कि भाई इसके अंदर ये दो बातें लिखी हैं डिवाइड करने वाली, और जिसमें ये 0 होना लाजमी नहीं है। तो इसलिए इसने कहा कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आया हो क्या रहा है, ये एक एरर तो नहीं है क्योंकि फॉर्मूला तो हमने ठीक लगाया है, बल्कि जो यहाँ लिखा हुआ है उसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। तो ये चीज इस तरीके से होती है। और आगे जो है, लेकिन एक चीज यहाँ पर नहीं आई एम सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पर मैं 0 लगाता हूँ, अब देखिए अब ये चीज हो जाएगी। नहीं, एक्चुअली मैंने यहाँ पर इज नहीं लगाया था, ये एस मुझसे मिस हो गया था, इस वजह से ये वैल्यू एरर हो रहा था। हालांकि ये चीज मैं आपको आगे समझा दूंगा। अब देखिए अब ये ठीक काम कर रहा है, यहाँ भी ट्रू दिखा रहा है और यहाँ भी ट्रू दिखा रहा है। असल में ये दोनों ही जो वैल्यू रिटर्न होती है रिजल्ट के थ्रू, यानी कि ये जो div/ आ रहा है इसके मुताबिक, इन दोनों फॉर्मूलों के मुताबिक ये एक एरर है। अगला जो फॉर्मूला है इसमें मैंने सम की जगह सेम लगा रखा है और ये एक गड़बड़ है। तो क्योंकि ये भी एक एरर है उसी तरीके से ये भी एक एरर है, और इस एरर और इस ERR दोनों के लिए ही ये एक एरर है। इन दोनों में फर्क क्या होता है ये भी मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। इसके बाद अब हमें अगला एरर समझने के लिए क्लास 5 पे आना पड़ रहा है, और इसके अंदर देखिए हमने क्या कर रखा है। यहाँ पर जो हमने रेफरेंस लिया है वो है ये वाला, और इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ क्या है। तो यहाँ मैंने सम कर रखा है इस वाले सेल को, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को, और खुद इस वाले को। तो ये चला नहीं पा रहा है, बल्कि ये घूम रहा है, सिर्फ सर्कुलरली इसको चलाते जा रहा है। कुछ एरर भी नहीं दिखा रहा और कुछ रिजल्ट भी नहीं दिखा रहा। तो ये क्या है, ये कोई एरर है क्या? असल में ये 0 आने का एक रीजन है। कंप्यूटर समझ नहीं पा रहा कि काम करूं कैसे, और यहाँ पर कोई काम कर ही नहीं रहा, कुछ चल ही नहीं रहा है यहाँ पे। और इसके अंदर मैंने इस एरर में इस वाले सेल का एड्रेस दे दिया। तो भाई जो सेल खुद अपने बारे में नहीं जानता वो तुम्हें कैसे बता देगा अपने बारे में। तो इस वजह से यहाँ भी ये 0 आ रहा है और यहाँ भी ये 0 आ रहा है। जब तक यहाँ पर कुछ ऑपरेशन चलेगा नहीं तब तक यहाँ पर भी कुछ भी नहीं दिखाने वाला। इसके लिए ये चीज़ गड़बड़ हो गई। अगर आप ये रेफरेंस निकाल दें तो फॉर्मूला ठीक है, बाकी सब चीज़ें बेकार है। असल में ना तो फॉर्मूला टाइप करने में कोई गड़बड़ हुई है, ना ही वैल्यू में कोई गड़बड़ है, सब कुछ चीज़ें ठीक थी। बस ये था कि इसका एड्रेस खुद इसी के अंदर था, तो ये एक गड़बड़ हो गई थी। अब ये फॉर्मूला सक्सेसफुली चल गया तो ये दोनों मुझे फॉल्स बता रहे हैं। ये भी एक इलेबरेट किया मैंने आपको कि किस तरीके से ये चीज़ चलती है। अगला है जैसे कि ये एक साइन आ सकता है, जैसे कि मैंने इस कॉलम का साइज छोटा कर दिया। तो इस तरीके का क्या ये कोई एरर होता है? वैसे मैंने आपको क्लास 5 में बताया था कि ये रैप रिलेटेड एरर्स होते हैं। हालांकि ये कंप्यूटर की नज़र में कोई एरर नहीं होते हैं इसमें, क्योंकि ना तो फॉर्मूले में कोई गड़बड़ है ना ही कोई चीज़ में गड़बड़ है, बस कॉलम के साइज में गड़बड़ है। तो उस वजह से यहाँ पर भी ये दोनों मुझे फॉल्स दिखा रहे हैं। और अगला है नल वैल्यू एरर। नल वैल्यू एरर की वजह से ही इस ERR और इस एरर वाला फॉर्मूला दोनों अलग अलग है। असल में नल वैल्यू एरर तब आता है जब हम मान लीजिए कोई रेंज दे रहे हैं और इस रेंज में मैं आपको कह रहा हूँ बताओ 35 किधर है, तो 35 तो कहीं है ही नहीं, इस पूरी रेंज में 35 कहीं नहीं है, तो आप मना कर दो कि भाई है ही नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर करिए। मैंने कहा मैच करो और मैंने 15 ढूंढने के लिए कहा, इस रेंज में एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो 15 तो इसे मिला ही नहीं, 15 पूरी रेंज में कहीं नहीं है, तो इसने मुझे नल एरर दे दिया। तो हालांकि ये कोई एरर तो नहीं है, एरर तो तब आता है जब मैंने कुछ गड़बड़ की हो। मैंने तो फॉर्मूला भी कोई गलत नहीं डाला और ना ही यहाँ पर कुछ वैल्यू गलत लिखी है, फिर भी ये एरर आ रहा है।
तो वही चीज़ है, कुछ लोग इसे एरर मानते हैं, कुछ लोग इसे एरर नहीं मानते। जो लोग इसे एरर मानते हैं वो लगाएंगे इज एरर का फॉर्मूला, तो ये ट्रू दिखाता है। नल वाले ऑपरेटर नल वाला साइन दिखने पर ये ट्रू दिखा देता है, पर ERR वाला फॉर्मूला जो है वो इसे एरर नहीं मानता, वो इसे फॉल्स दिखा रहा है, कह रहा है ये कोई एरर नहीं है। असल में हालांकि ये है भी कोई एरर नहीं, क्योंकि आपके फॉर्मूला बिल्कुल आपने ठीक डाला है, आपने काम बिल्कुल ठीक किया है। जब आप यहाँ पर इक्वल टू इज एरर टाइप करते हैं तो ये आपको बता देता है चेक वेदर अ वैल्यू इन एन एरर, हैश वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू, डिवाइड, नम, नेम और नल, इन सब में क्या करता है एरर शो करता है। इज एरर ये वाला फॉर्मूला देखिए, इन सब में क्या करता है एरर शो करता है, नल वाले में भी एरर शो करता है और ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। पर जो ERR वाला है वो एक्सक्लूडिंग नल एरर, यानी कि नल एरर को छोड़कर बाकी सब में ट्रू रिटर्न करेगा, इस वाले को छोड़ देगा, इसमें ये ट्रू रिटर्न नहीं करता है, ये इसको एरर नहीं मानता। तो वही चीज है, इन दोनों का भी अपना ही एक खास इस्तेमाल है। तो आज की इस क्लास में जो हमने ये टॉपिक देखे वो ये सारे टॉपिक्स थे। हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना देखा, इज एरर और इज ERR देखा, मोड, मीडियन और मोड देखा हमने। तो और आमतौर पर ये सारे टॉपिक आपके लिए इस बार नए थे, इसमें कुछ भी पुराने टॉपिक जैसा नहीं था। और आगे की अब कुछ खास नहीं, 2-3 क्लासें और है, तो अब हम इसके बाद वाली क्लास में मिलते हैं सीधे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और मिलते हैं इसके अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए थैंक्स।